पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट है। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब हुआ था? तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में हुआ था। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। शाही पद अधिनियम 1876 में शाही पद शस्त्र है तो 1878 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था? तो 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम आया था। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था? तो 1861 में। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में आया था। भारतीय विवाह कौन? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था? 1861 में। भारतीय विच्छेद अधिनियम 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है शेख मोहिउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना, सम्मिलित करना। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती कहाँ पे? तो अजमेर में, ये सही है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये दौलताबाद में, ये सही है, ठीक है। और शेख मोहम्मद हुसैनी, ये दिल्ली में स्थित है, ये गुलबर्गा में है, ठीक है। तो इसका ये भी सही हो जाएगा। और शेख निजामुद्दीन औलिया, ये सही है, ठीक है ना। शेख मोहम्मद हुसैन, ये गुलबर्गा में। और शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, ये गलत दिया है, दिल्ली में। कहाँ पे? शेख निजामुद्दीन औलिया कहाँ पे? दिल्ली में। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का है तो अजमेर में। और शेख बुरहानुद्दीन गरीब का है तो दौलताबाद में। शेख बुरहानुद्दीन गरीब का है तो दौलताबाद में। शेख मोहम्मद हुसैनी का है तो गुलबर्गा में। कहाँ पे? शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा में। शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया कहाँ? तो दिल्ली में। शेख मोहम्मद हुसैनी, ये कहाँ? तो गुलबर्गा में। शेख मोहम्मद हुसैनी का है तो कहाँ पे? तो गुलबर्गा में। शेख बुरहानुद्दीन गरीब का है तो गरीब कहाँ? दौलताबाद में, गरीब है। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का है तो अजमेर में। शेख निजामुद्दीन औलिया का है तो दिल्ली में। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? किसने किया था? नियोजित विकास का विरोध कौन किया था? तो महात्मा गांधी किए थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, डबल स्टार पॉइंट। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी ने नियोजित विकास का विरोध किया था, महात्मा गांधी ने, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दाम है जो ताम्र का मुद्रा, ताम्र का मुद्रा क्या है? दाम है जो ताम्र का मुद्रा है, ठीक है। दाम क्या है? तो ताम्र का मुद्रा को दाम कहते हैं, ठीक है। और देसाई, राजस्व अधिकार को क्या कहते हैं? देसाई कहते हैं। राजस्व अधिकार को देसाई कहते हैं। दीवान का राजस्व प्रमुख को दीवान कहते हैं। जरीब एक प्रकार का कर है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, कर नहीं, जरीब एक प्रकार का कर नहीं, गलत है। दाम, ताम्र की मुद्रा को दाम कहते हैं। देसाई, राजस्व अधिकारी को देसाई कहते हैं। राजस्व अधिकारी को क्या कहेंगे? देसाई कहेंगे। और राजस्व का प्रमुख को दीवान कहेंगे। राजस्व का प्रमुख को क्या कहेंगे? दीवान कहेंगे। तो ये गलत है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित है कहाँ? तो ये राजस्थान में स्थित है। मत्स्य महाजनपद स्थित कहाँ? तो राजस्थान में स्थित है मत्स्य महाजनपद। नेक्स्ट कह रहा है कि काकतीय शासकों की सेना में निम्न में किसकी सेना वारंगल में परास्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 6ठी शताब्दी में मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। राजस्थान में मत्स्य महाजनपद है। कहेगा काकतीय शासकों की सेना निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? काकतीय शासकों ने 1303 में वारंगल में परास्त किया था खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। किसने? काकतीय शासक की सेना वारंगल में परास्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। किसके? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। वही क्वेश्चन है, काकतीय शासकों ने सेना में निम्न में किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना। नेक्स्ट है निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो फ्रांसिस्को पल्सर्ट। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो फ्रांसिस्को पल्सर्ट। फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो फ्रांसिस्को पल्सर्ट। किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने।
फ्रांस की क्रांति के समय में 1789 वहाँ का राजा कौन थे? तो लुई 16वां था। लुई 16वां जो फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में वहाँ के राजा कौन था? तो लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में वहाँ के राजा कौन थे? तो लुई 16वां था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो जनमत के सिद्धांत पर। रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जनमत यानी जनता की इच्छा का सिद्धांत। जनमत, रूसो ने जनमत का। फ्रांस की क्रांति के समय राजा कौन था? तो लुई 16वां। तो कौन था? लुई 16वां था। बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 को हुआ था बास्तिल का पतन का। बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 में हुआ था। बास्तिल का पतन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 में। अब इसका सरकारों के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए फोटो में सही उत्तर चुनिए। ठीक है। तो अटाला मस्जिद कहाँ? तो जी जौनपुर में, ये सही है। ठीक है। और सही उत्तर के चयन करना है। तो अटाला मस्जिद कहाँ? जौनपुर में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ? तो सासाराम में। रबिया दुरानी का मकबरा औरंगाबाद में। रबिया दुरानी का मकबरा औरंगाबाद में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अटाला मस्जिद कहाँ? तो जौनपुर में। तो ये सही हो जाएगा, इसमें सभी सही है। पल्लव कह रहा है कि राजवंश और राजधानी दिया गया। तो राजवंश ये राजधानी हुआ। ठीक है। पल्लव की राजधानी कहाँ है? तो कांची है। पल्लव की राजधानी कांची है। पांड का मदुरै। पांड की राजधानी कहाँ है? तो मदुरै है। यादव की देवगिरी है। काकतीय की बरांगल है। काकतीय की बरांगल। पल्लव की कांची है। पांड के मदुरै है। और यादव के देवगिरी, काकतीय के बरांगल। काकतीय के बरांगल, पल्लव के कांची, पांड के मदुरै, यादव के देवगिरी। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो भाटा के राजा रामचंद्र सिंह को। किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह को। भाटा के राजा रामचंद्र सिंह को अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण कौन दिया था? तो तानसेन को सबसे पहले संरक्षण दिया था भाटा के राजा रामचंद्र। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किस आधार पर? तो संविधान के उल्लंघन के आधार पर। किस पर? संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं, आर्टिकल 61 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन सी अर्हता है? तो कौन सी अर्हता नहीं है? तो भारत के नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष के अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना चाहिए, ये भी सही है। अधिवक्ता के रूप में 35 वर्ष की आयु प्राप्त, ये जरूरी नहीं कि 35 वर्ष है। ठीक है। उसमें कम से कम 10 वर्ष तक, तो 10 वर्ष तक क्या करना चाहिए? तो ये 10 वर्ष तक वकालत किया हो। ठीक है। कम से कम 10 वर्ष तक भारत में कम से कम वकालत की धारण किया हो। ठीक है। और कम से कम 10 वर्ष के अधिवक्ता किया नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष का इसमें ये नहीं होने अनिवार्य नहीं। ठीक है। कम भी रहेगा तो चलेगा, तो ये गलत है। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सीधा संबंध किससे? तो सामाजिक न्याय से, केवल आर्थिक न्याय से, तो ये भी सही, आर्थिक न्याय से, राजनीतिक न्याय से। ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होता। ठीक है ना। आर्थिक न्याय होता है, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से सीधा संबंध है। कौन सा मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है? तो प्राण एवं और दैहिक की स्वतंत्रता का संरक्षण। कौन से मूल अधिकार सभी व्यक्तियों का उपलब्ध है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है जो मूल अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। करा कि निम्न में कौन एक तरीका है ऐसा है जो नागरिकता समाप्त नहीं करता है? तो कुछ महीने के लिए दूसरे देश में दूर या रहना। कौन सा तरीका ऐसा जो नागरिकता समाप्त नहीं करता? कुछ महीने के लिए दूसरे देश में दूर रहने पर समाप्त नहीं किया जाता। कुछ महीने के लिए उसकी नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। घूमे जाएगा तो रद्द हो जाएगा थोड़ा। नेक्स्ट चलो। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका ऐसा है जो नागरिकता समाप्त नहीं करता? तो कुछ महीनों के लिए दूसरे देश में दूर यात्रा पर जाना।
ये नागरिकता नहीं समाप्त किया जा सकता, दूसरे दुनिया घूमे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ग्रस्त माजुली नामक नदी द्वीप किस नदी के बीच में? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में चक्रवात की संभावना किस समय अधिक होती है? तो अक्टूबर में अधिक होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर में चक्रवात की संभावना समय अधिक होती है। इनमें से किस क्षेत्र में घना वन मिलता है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश में घना वन मिलती है, मध्य प्रदेश में। कह रहे कि इनमें से किस क्षेत्र में घना वन मिलता है? मध्य प्रदेश में। भारत के दक्षिण पठार का निर्माण कब हुआ था? तो मेसोजोइक काल में। कब? मेसोजोइक काल में हुआ था, मेसोजोइक कल्प में हुआ था। भारत में दक्षिण पठार का निर्माण हुआ था मेसोजोइक कल्प में। गोंडवाना भूमि से भारत भूमि लगभग कितने करोड़ वर्ष पूर्व अलग हुई? तो 18 वर्ष। गोंडवाना भूमि से भारत भूमि लगभग कितने करोड़ वर्ष पूर्व अलग हुई? गोंडवाना भूमि से भारत भूमि लगभग कितने करोड़ वर्ष पूर्व अलग हुई थी? तो 18 करोड़ वर्ष। 18 करोड़ वर्ष इम्पोर्टेंट है ये भी। भारत के दक्षिण पठार का निर्माण कब हुआ था? तो मेसोजोइक काल, याद रखना। दक्षिण पठार मेसोजोइक काल, दक्षिण पठार मेसोजोइक काल। और घना वन मध्य प्रदेश। गोंडवाना क्षेत्र 18 करोड़ वर्ष पहले हुआ था विभाजन, ठीक है। थारू मरुस्थल लगभग कितना वर्ग किलोमीटर होता है? थारू मरुस्थल कितना होता है? थार मरुस्थल, थार मरुस्थल कितना होता है? तो लगभग होगा, कितना होगा? लगभग 10,000 से कम नहीं होगा, सॉरी ये 2.5 लाख, ठीक है। कौन सा स्थान 3 सागरों का मिलन है? तो कन्याकुमारी हो जाएगा, 3 सागरों का मिलन होती है कन्याकुमारी। भाखड़ा कहाँ? तो भाखड़ा सतलज नदी पर, भाखड़ा हीराकुंड महानदी पर, इडुक्की पेरियार नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। कितना बार? 2 बार होती है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार होती है। केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है तो वित्त आयोग। कौन है? वित्त आयोग। केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन होती है? वित्त आयोग होती है। कौन होती है? वित्त आयोग होती है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो 6 माह बाद। कितना माह? 6 माह बाद होती है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उस मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह बाद। कितना माह बाद? 6 माह बाद क्या होता है? तो वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो 6 माह बाद। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्ण ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी आशा पूर्णा देवी। अमजद खां क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ? तो खड़गवासला में। इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़गवासला। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़गवासला। विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। इम्पोर्टेंट ये रहेगा। पर्वत दिवस कहेगा विश्व पर्वत 11 दिवस। राइटर क्या है? तो राइटर किस देश की समाचार एजेंसी? तो ब्रिटेन का। इम्पोर्टेंट ये भी। राइटर्स कहाँ की? तो ब्रिटेन की। विश्व की सबसे ऊंचा बांध कहाँ? तो बांध किस देश में? तो तजाकिस्तान में। कौन बांध है? न्यूरेक बांध है। न्यूरेक बांध है तजाकिस्तान में जो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। तजाकिस्तान में न्यूरेक बांध। ICS में सफल होने वाला प्रथम तो सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? PV सिंधु।
लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाला प्रथम महिला, तो 2 लगातार ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो पीवी सिंधु थी। संतोष ट्रॉफी तो किससे संबंधित? फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से? तो कुश्ती से। साक्षी कुमारी जो कुश्ती खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। लगातार 2 बार ओलंपिक जीतने वाला प्रथम महिला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लगातार 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो पीवी सिंधु। अब नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब देखो कौन सा बैंक दर में वृद्धि समानता दर्शाती? केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। केंद्रीय बैंक है जो महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रहा है, बैंक दर में वृद्धि को दर्शाती। बैंक दर में वृद्धि को दर्शाती क्या? तो केंद्रीय बैंक में महंगी मुद्रा नीति का पालन करता है। केंद्रीय बैंक में महंगी मुद्रा नीति का पालन करता है, बैंक दर में वृद्धि को समान दर्शाती है। कौन सा पद है जो भारतीय रुपये के सबसे स्पष्ट रूप को परिभाषित करती है? तो वचन पत्र, इम्पॉर्टेंट है। भारतीय रुपये को सबसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है वचन पत्र। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में ओवरहीटिंग के लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो मांग त्वरित एवं दीर्घकालीन बढ़ोतरी होती है, तो ये गलत है। दीर्घकालीन में बेरोजगारी की दर बढ़ोतरी, ये गलत है। दोनों गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रमिक की मजदूरी दर को सर्वोत्तम वर्णित करता है? श्रम का क्रय विक्रय जिस पर दर पर किया जाता है। कौन से श्रमिक की मजदूरी दर को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है। श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है वह श्रमिक की मजदूरी दर को सर्वोत्तम वर्णित करती है। श्रमिक की मजदूरी दर को सर्वोत्तम वर्णित करती है श्रम का क्रय विक्रय जिस पर दर पर किया जाता है। 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीतियों के परिणाम के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कृषि की समृद्धि दर में गिरावट आई, ये सही है। विदेशी मुद्रा में भंडार में वृद्धि, ये क्या है? तो ये सही है। 1991 में अपनाई गई आर्थिक नीतियों से क्या परिणाम था? तो कृषि समृद्धि में गिरावट आई थी, ठीक है, और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुआ था। कृषि की समृद्धि दर में गिरावट आई थी और विदेशी मुद्राओं की भंडार में वृद्धि हुआ था, ये सही है। किस डायबिटीज को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहा जाता है? टाइप 2 को। किसे? टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहा जाता है। टाइप 2 को कहा जाता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहा जाता है। छोटी आंत में किस प्रकार के एंजाइम का उत्सर्जन नहीं होता? तो रेप्सिन का। किसे? छोटी आंत में रेप्सिन का उत्सर्जन नहीं होता। सुक्रोज का होता है, ट्रिप्सिन का होता है, लाइपेज का होता है। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है तो उस तत्व के परमाणु संख्या समान पर परमाणु भार असमान होता है। किसी तत्व का समस्थानिकता से तात्पर्य होता है उस तत्व के परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। किसी तत्व के समस्थानिकता से तात्पर्य उस तत्व की परमाणु संख्या समान है पर परमाणु भार असमान होती है, ये सही है। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ओजोन छेद से क्या होता है? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत में। कौन से पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो ये सुक्रोज नहीं है। कौन है? सुक्रोज पॉलीसेकेराइड नहीं है। ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पेक्टिन, ये सब क्या है? तो पॉलीसेकेराइड है, लेकिन सुक्रोज पॉलीसेकेराइड नहीं है। ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड नहीं है, सब ग्लाइकोजन और ग्लूकोज ये तो मोनोसेकेराइड है ना, तो इसमें पॉलीसेकेराइड किस है? ये देखना पड़ेगा। जीवधारियों वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वंश है, इंपॉर्टेंट है। जीवधारियों के वर्गीकरण सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जीवधारियों का वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वंश।
चेचक किस विषाणु के कारण फैलता है? तो रेबिडो वायरस से। किससे? तो रेबिडो वायरस से। चेचक किस विषाणु के कारण फैलती? तो रेबिडो वायरस से। जीवधारियों के वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई वंश होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड नहीं, सुक्रोज। चेचक विषाणु के कारण फैलता है तो रेबिडो वायरस से। कौन सा कैल्शियम का अयस्क नहीं है? तो कीजेराइट। कीजेराइट कैल्शियम का अयस्क नहीं। लाइमोस्टोन हो गया, कैलासाइट और फेल्सस्पार। लाइमस्टोन, कैल्साइट, फेल्सस्पार। कौन सा कैल्शियम अयस्क नहीं है? तो लाइमस्टोन, कैल्साइट और फेल्सस्पार, ये सब कैल्शियम का अयस्क है। बाकी कीजेराइट कैल्शियम का अयस्क नहीं। कीजेराइट कैल्शियम का अयस्क नहीं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने एवं जल को मृदु बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इम्पॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने एवं जल को मृदु बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर बनाने एवं जल को मृदु बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने एवं जल के मृदु बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ब्लीचिंग पाउडर बनाने एवं जल के मृदु बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे? तो चक्रण से। चुंबकीय क्वांटम संख्या। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Al2O3 आती है। Al2O3 आती है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र Al2O3 आती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या के संबंध किससे? चक्रण से। ब्लीचिंग पाउडर बनाने एवं जल की मृदु बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर बनाने एवं जल की मृदु बनाने, ब्लीचिंग पाउडर और जल की मृदु, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नीलम रूबी Al2O3, Al2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जल में आसानी से घुलनशील है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अमोनिया है जो जल में आसानी से घुलनशील होती है। अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील है, कौन सी होती है? तो अमोनिया होती है। कौन सी पदार्थ एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित यौगिकों में किनका विद्युत अपघट के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। शुष्क सेल में बैटरी में निम्नलिखित यौगिकों में से किनका विद्युत अपघट के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित यौगिकों में किनका विद्युत अपघट के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित यौगिकों में किनका विद्युत अपघट के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड में अमोनियम क्लोराइड। विद्युत सेल बैटरी में, शुष्क सेल बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पायरोहिलोमीटर, तो ये सोलर रेडिएशन को मापती है, ताप को मापती है। एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो उसका तराजू का रीडिंग क्या होता है? गहरी सांस लेगा तो बढ़ जाएगा। धूप का चश्मा का डायोप्टर कितना डायोप्टर होता है? 0 डायोप्टर होता है। वह ताप बिंदु क्या होगा जिस पर ठोस, द्रव, गैस अवस्थाएं एक साथ रहती है? तो त्रिक बिंदु कहलाते हैं। जहाँ पर ठोस, द्रव एवं गैस अवस्थाएं एक साथ रहती है, त्रिक बिंदु कहलाते हैं। कॉस्मिक किरणें के संबंध में कथनों कौन सा सही नहीं है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। कॉस्मिक किरणें सही नहीं है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग ये गलत हो जाए। कॉस्मिक किरणें किन सूरज से उत्पन्न होती है? ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशोषित आवेशित कणों होते हैं। इनके तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे। अभी पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सौनक और पेप्लाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? सौनक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डबल स्टार क्वेश्चन है। सौनक और पेप्लाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? तो अर्थवेद से। अर्थवेद से भी सभा और समिति से संबंधित है। अर्थवेद। सौनक और पेप्लाद ये अर्थवेद से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौनक और पेप्लाद और सभा समिति भी प्रजापति के 2 पुत्र हैं। कौन? एक सभा और समिति। ये किस वेद से? उद्गाता है जो सामवेद से। ठीक है, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। संस्कृत साहित्य ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया था? ये कलहन के द्वारा। किसके द्वारा? कलहन के द्वारा
ऐतिहासिक संस्कृत में साहित्य के लिखने के श्रेय किसे दिया जाता है? तो कल्हण को दिया जाता है। मनके बनाने वाले कारखाने साक्ष्य सिंधु घाटी किस स्थल से प्राप्त है? ये इम्पोर्टेंट है। मनका बनाने वाले कारखाने के साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से संबंधित? लोथल और चंद्रहुदड़ो दोनों से, लोथल और चंद्रहुदड़ो दोनों से संबंधित है। लोथल और चंद्रहुदड़ो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध मठ की परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो बौद्ध मठ की परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया? तो 5 श्रेणी में। कितने? 5 श्रेणी में बांटा गया। बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणी में बांटा गया? तो 5 श्रेणी में बांटा गया। कह स्वतंत्र बहमनी राज की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1347 में की गई। स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब किया था? 1347 में किया था। स्वतंत्र बहमनी राज की स्थापना 1347 में। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था? तो राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो राम प्रसाद। घोड़ा कहेगा तो चेतक। स्वतंत्र बहमनी राज की स्थापना 1347 में। भैरवल का संधि कब हुआ था? तो भैरवल का संधि कब हुआ था? 22 दिसंबर 1846 में। 22 दिसंबर 1846 में भैरवल की संधि हुई थी। 1911 में दिल्ली दरबार की घोषणा निम्न में से क्या शामिल थी? तो इनमें से बंगाल विभाजन का रद्द भी हो जाएगा। बंगाली भाषा में क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाया गया, ये भी सही है। बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, ये भी सही। 1911 में उड़ीसा साथ में था बिहार के। बंगाल भाषी क्षेत्रों का मिलाकर एक प्रांत बनाया गया था, ये भी सही है। 1911 में प्रांत बनाया गया था। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। भैरवल की संधि 22 दिसंबर 1846। भैरवल की संधि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1946 में। कर सेवा समिति की स्थापना किसने किया था? तो हृदय नाथ कुंजरो, ये भी डबल स्टार पॉइंट है। सेवा समिति की स्थापना कौन किया था? तो हृदय नाथ कुंजरो के द्वारा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। कोलाचल का युद्ध इम्पोर्टेंट है। कोलाचल का युद्ध 1741 में। खुर्दा के कहे तो 1795 में। तो रुहेला के गलत दिया, ठीक है ना। चौसा कहे तो 1539। कोलाचल के कहे तो 1741 में कोलाचल के युद्ध हुआ था। खुर्दा के कहेगा तो 1795। खुर्दा का युद्ध 1795 में। कोलाचल के युद्ध 1741। खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1795 में। चौसा का युद्ध 1539 में। तो याद रखना इम्पोर्टेंट है। सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरो के द्वारा। और इसमें रुहेला का युद्ध कब हुआ था? 1774 में। इम्पोर्टेंट है। रुहेला का युद्ध 1774 में। चौसा का युद्ध 1539 में। कोलाचल के कहेगा 1741 में। खुर्दा का युद्ध कहेगा 1795 में। रुहेला का युद्ध कहेगा 1774 में हो जाएगा। आगे बढ़ो। करा ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के समय कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी को दोनों के कहाँ रखा था? आगा खां पैलेस में। और सेंट हेलेंस जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। महात्मा गांधी और उनकी बात कस्तूरबा गांधी को दोनों को रखा गया था आगा खां जेल में। कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य में? तो ये उड़ीसा से हो जाएगा कंद विद्रोह। करा शांति निकेतन के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। 2023 में शामिल किया गया। भारतीय शिल्प परिषद कहाँ स्थित है? तो ये शिल्प परिषद कहाँ? 2007 में किसे? तो लाल किला को 2007 में, ठीक है। और पश्चिमी घाट को 2014 में, याद रखना। लाल किला 2007 में, पश्चिमी घाट 2014 में। पश्चिमी घाट 2014 में, लाल किला को 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ? इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ? चेन्नई में। 1964 में बनाया गया था। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ? चेन्नई में। रिंग गार्ड एवं बैक गार्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं? तो बास्केटबॉल से। रिंग गार्ड और बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो बास्केटबॉल से संबंधित है रिंग गार्ड और बैकबोर्ड। समेकित निर्देशित प्रक्षेपा अस्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री के द्वारा
रखी गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। समेकित निर्देशित प्रक्षेपा अस्त्र विकास कार्यक्रम का नींव रखा गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। समेकित निर्देशित प्रक्षेपा अस्त्र विकास कार्यक्रम का नींव किसके द्वारा रखा गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। रिंग गार्ड और बैकबोर्ड नामक शब्द किससे? तो बास्केटबॉल से। रिंग गार्ड और बैकबोर्ड, रिंग गार्ड और बैकबोर्ड नामक शब्द किससे? बास्केटबॉल से। इंपॉर्टेंट है रिंग गार्ड और बैकबोर्ड बास्केटबॉल से। नेक्स्ट है एंड्रोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है? तो एंड्रोक्राइनोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन को। एंड्रोक्राइनोलॉजी का शाखा का जनक कहा जाता है थॉमस एडिसन को। भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत गैस जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र में। विद्युत गैस जलापूर्ति जो कौन से क्षेत्र में? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ो। वैज्ञानिक के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना बीके राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो 1931 में। बीके राव द्वारा वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना कब किया गया था? 1931 में। कितना रुपया? 49 रुपया। दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये गणना किए थे 1868 में। और बीके राव समिति के द्वारा 1931 में राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। कर भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा कितने क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो पेंशन में 100% नहीं है, ठीक है, इसमें 49% है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? बाकी कृषि हो गया, संचार हो गया, खनन। कृषि, संचार, खनन में 100% है, लेकिन पेंशन कहेगा तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 100% नहीं है, तो पेंशन में नहीं है। आगे बढ़ो। करे कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? तो 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र में 500 करोड़ से अधिक आय वाला कंपनी को शामिल करना ये गलत है। अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियाँ पैदा करती है विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये भी सही है। ढांचागत सुविधा विकसित करते, ये भी सही। विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ाना, ये भी सही है। किस समिति ने निर्धनता की पहचान होते हुए कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार पर स्वीकार किया था? तो सुरेश तेंदुलकर। किस समिति ने निर्धनता की पहचान होते हुए कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार के रूप में स्वीकार किया था? तो 2005 में। कब किया था? तो 2005 में कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार पर स्वीकार किया था सुरेश तेंदुलकर समिति ने 2005 में। सुरेश तेंदुलकर समिति ने कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार पर स्वीकार किया था 2005 में। 76वें गणतंत्र समारोह में 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल है? तो प्रोबो सुबियांतो है। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत के कुल कितने पदक हैं? तो 6 पदक हैं। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेल में 2024 में भारत के कुल कितने पदक जीते थे? 33वें ग्रीष्मकालीन में टोटल 6 पदक जीते थे। आगे बढ़ो। कर केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत था? तो 1.8% था राजस्व घाटा 24-25 में। राजस्व का कुल घाटा कितना था जीडीपी का? 1.8%, याद रखना। केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया था? 86,000 करोड़। 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? कजाकिस्तान में। रुद्रा में जो मिसाइल है, ठीक, ये सब करंट अफेयर पढ़ने से कोई फायदा नहीं। आगे बढ़ो। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की है? 139 व्यक्ति को मिला था। 139। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई थी? तो संविधान हत्या दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की है? 25 जून को। इम्पोर्टेंट है संविधान हत्या दिवस 25 जून को। ओपेक्स सैन्य अभ्यास किन देशों के आयोजित हुआ? भारत और मिस्र के बीच होता है ओपेक्स। फिर नेक्स्ट है 34वां ब्याज सम्मान 2024 किसे तो ये दिया गया था? सूरजवाला को दिया गया 2024 में ब्याज सम्मान सूरजवाला के। किसके लिए? रेणु की डायरी के लिए दिया गया। रेणु की डायरी के लिए सूरजवाला को दिया गया ब्याज सम्मान 2024। कह रहा बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया? विश्व जैव विविधता दिवस। बी पार्ट ऑफ द प्लान का थीम है जो हाल ही मनाया गया विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में।
हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल जीआई टैग मिला? तो अंबाजी व्हाइट मार्बल टैग का जीआई टैग मिला कहाँ की है? तो गुजरात की है अंबाजी व्हाइट मार्बल। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वन और वृक्ष आवरण कितनी 1445 है, 1445 वर्ग किलोमीटर है। 2023 में वन और वृक्ष आवरण कितना 1445 वर्ग किलोमीटर, 1445 वर्ग किलोमीटर। हाल ही में रामसर सूची में शामिल किए गए नंजरायन पक्षी, ये इंपॉर्टेंट है। नंजरायन पक्षी कहाँ? तो तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य। हाल ही में रामसर सूची में शामिल किए गए नंजरायन पक्षी तमिलनाडु के। भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा? तो 2028 में करेगा, चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा। 96वां ऑस्कर अवार्ड 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मिला? तो ओपेनहाइमर को मिला। किसे? ओपेनहाइमर को। किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो झारखंड के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना? झारखंड। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड में लॉन्च किया है। कह रहा हथेली पर सरसों नहीं जमती, मुहावरे का अर्थ है काम के लिए समय चाहिए। हथेली पर सरसों नहीं जमती, काम के लिए समय चाहिए, इसका मुहावरा हो जाएगा। कह रहा है कि भूगोल सीखना कठिन था, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, इसका हो जाएगा। कह रहा है कि किस अधिनियम एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया? तो भारत शासन अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट एक्ट कहा गया था। संविधान सभा के प्रमुख समिति में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के प्रमुख समिति के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. में, इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। आगे बढ़ो। कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय तत्वों को लिया गया तो रूस क्रांति से। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए भी तो किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 20 के 3 में कहा गया कि किसी अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब किसी भी अपराध के लिए अब कोई व्यक्ति है वो अपने खिलाफ में अपनी गवाही नहीं दे सकता। ये आर्टिकल 20 के 3 में, आर्टिकल 20 के 3 में कहा गया। भारत में न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया था, यह वर्णन करती है कौन? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इंपॉर्टेंट है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया था, किसमें वर्णित किया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया। नेक्स्ट है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मंत्रिमंडल के लोकप्रिय सदन बहुमत का विश्वास प्रस्ताव होना चाहिए, तो ये सही है। मंत्रिमंडल का लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, तो ये सही है। संसद सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है। संसद सर्वप्रथम क्या करती है? तो कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करती है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली सरकार का प्रावधान करती है, ये भी सही है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली का सरकार का प्रावधान करती है, ये सही है। मंत्रिमंडल सदस्यता निम्न सदन तक सीमित रहती है, गलत है। मंत्रिमंडल की सदस्यता जो निम्न सदन है, दोनों सदन से होता है, उच्च सदन और निम्न सदन दोनों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि भारत संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सरकार से स्वतंत्र है। भारतीय संसद के सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सरकार से स्वतंत्र है। लोक लेखा समिति संबंधित है किससे? वित्तीय समिति से। लोक लेखा समिति संबंधित है वित्तीय समिति से। विभागीय समिति किससे? स्टैंडिंग समिति से। विभागीय समिति कहेगा तो स्टैंडिंग समिति से। याचिका कहेगा तो तदर्थ समिति से। स्टॉक मार्केट स्कैम जो कार्यकारी समिति से संबंधित है।
कह रहा है लोक लेखा समिति वित्तीय समिति से, लोक लेखा समिति वित्तीय समिति से, विभागीय समिति स्टैंडिंग समिति से, याचिका समिति है जो किसी तदर्थ समिति से याचिका समिति है, और स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त है जो कार्यकारी समिति से। लोक लेखा समिति जो वित्तीय समिति से किसे संबंधित है, वित्तीय समिति से लोक लेखा समिति, विभागीय समिति कहेगा तो स्टैंडिंग समिति, याचिका समिति कहेगा तो तदर्थ समिति, और स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त कार्यकारी समिति से संबंधित है। लोक लेखा कहेगा तो वित्तीय समिति से, विभागीय समिति कहेगा तो स्टैंडिंग समिति, विभागीय समिति स्टैंडिंग, लोक लेखा वित्तीय समिति से संबंधित है। लोक लेखा वित्तीय समिति से, विभागीय समिति जो स्टैंडिंग समिति से, याचिका समिति जो तदर्थ समिति से, याचिका कहेगा तो तदर्थ समिति से संबंधित है। आगे बढ़ो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य के राजस्व बंटवारों के लिए मापदंडों की अनुशंसा करती तो वित्त आयोग। केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के मापदंड की अनुशंसा कौन करता है, तो केंद्र और राज्य के बीच में जो राजस्व का बंटवारा करते हैं वित्त आयोग के द्वारा। भूवैज्ञानिक के समय सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं, यौन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भूवैज्ञानिक के समय सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं, तो यौन कहते हैं। कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है, तो शनि ग्रह जो चट्टान से नहीं बने हो। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है, तो एशिया में कहेगा तो सिंगापुर। सिंगापुर है जो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। बादलों की दिशा में गति के मापने के लिए नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए कृत्रिम साइक्लोट्रॉन है जो कृत्रिम वर्षा के लिए साइक्लोट्रॉन। स्ट्रोबोस्कोप है जो आवर्त गति को मापती है। स्ट्रोबोस्कोप क्या करती है, आवर्त गति को मापती है। और कृत्रिम वर्षा के लिए साइक्लोट्रॉन, कृत्रिम वर्षा के लिए साइक्लोट्रॉन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, तो यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत को चुनना। तो यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं, तो ये सही है। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल, ये भी सही है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। विश्व के सबसे सूक्ष्म मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल। यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं, ये भी सही है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं, तो आगिल, काराकोरम है, पीरपंजाल है, बनिहाल दर्रा, ये सब कहाँ तो जम्मू कश्मीर है, लेकिन आगिल दर्रा है ही नहीं। ठीक है, झूठ मूठ का खाली नाम है। आगे बढ़ो, आगिल दर्रा कहाँ, तो लद्दाख में है। आगिल दर्रा लद्दाख में। करे कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य को चुनना। तो भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, ये सही है। सबसे छोटा कहेगा तो NH-7 है। NH-44 जवाहर सुरंग स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग कितना परसेंट होता है, 2% होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई कितना होता है, 2% होता है। NH-44 जवाहर सुरंग पर स्थित है। भारत में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। तो इनमें से सभी हो जाए। ठीक है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी, जो पीरपंजाल में गहरा गार्ज बनाती है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी, इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी, चिनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी, जो पीरपंजाल श्रेणी से निकलती है। यह सबसे गहरा गार्ज बनाता है चिनाब नदी, इंपॉर्टेंट है। पीरपंजाल में सबसे गहरा गार्ज कौन बनाती है, चिनाब नदी, जो पीरपंजाल में सबसे गहरा गार्ज बनाती है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान यानी नीरी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान की स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में। कब हुआ था, 1958 में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान की स्थापना किया गया था, 1958 में। 1958 में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान की स्थापना हुआ था, 1958 में। वन्यजीव अभयारण्य को सर्वाधिक संख्या कहाँ, तो अंडमान निकोबार में। वन्यजीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ, तो यह इंपॉर्टेंट है ये भी।
कहेगा नीरी 1958, DRDO की भी स्थापना 1958 हुआ था। नीरी भी याद रखना। राष्ट्रीय पर्यावरण नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंडस्ट्री नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंडस्ट्री हो जाएगा 1900। नीरी की स्थापना 1958 और DRDO की भी स्थापना। वन्यजीव अभ्यारण्य को सर्वाधिक संख्या कहाँ? तो अंडमान निकोबार में। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है मैग्नीज। मैग्नीज है जो मानव के शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? तो डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति की खोज किया था। डी ब्रोगली ने। कौन किया था? डी ब्रोगली ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर प्रभाव क्या पड़ते हैं? तो ये घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ती है? तो ये घटती है। ठीक है। आधुनिक देखो वर्ग में कहेगा ऊपर से नीचे तो परमाणु धनात्मक और परमाणु के आकार बढ़ता है। ठीक है। वर्ग में और आयनन और विद्युत ऊर्जा ये क्या होती है? घटती है ऋणात्मकता। वर्ग में परमाणु की धनात्मकता, परमाणु के आकार और परमाणु की त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। ठीक है, याद रखना। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ तक। 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ तक परिक्षेपित कण का आकार होता है। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का है? इसके तो ये लोहा का। लिमोनाइट किसका है? इसके तो लोहा का। लिमोनाइट लोहा का। करा कि निम्न में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? तो हरा कैसिस को रोमन विट्रोल कहा जाता है। हरा कैसिस को रोमन विट्रोल कहा जाता है। नोबेल का तेल भी कहा जाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। नोबेल का तेल कहा जाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। निम्न में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? तो फ्लोरीन है। जो सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? तो फ्लोरीन। जीव द्रव सिद्धांत का प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? हार्टविंग को। किसे? हार्टविंग को जीव द्रव का सिद्धांत के प्रवर्तक माना जाता है। जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक माना जाता है हार्टविंग को। निम्न में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? फ्लोरीन है सबसे प्रबल उपचायक तत्व। करा कौन से कथन सत्य है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है? केंद्रिका अनुपस्थित होती है। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? तो इसमें लिंग प्रजनन नहीं होता, केंद्रक नहीं पाया जाता और इसमें लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक में लिंग प्रजनन केंद्रक नहीं पाया जाता, लिंग प्रजनन केंद्रक, फिर लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता, केंद्रक भी नहीं पाया जाता और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक में। तो ये सही है। प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं पाई जाती? केंद्रिका अनुपस्थित यानी एब्सेंट रहता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोल हो गया और क्रोमोजोम। फिर लिंग प्रजनन यानी सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। निम्न में से किसे कोशिका अणु के यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो यही कहा जाता है गोल्जी इकाई को। निम्न में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? गोल्जी इकाई को यातायात प्रबंधक कहा जाता है। जीन के आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन का कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? सिस्ट्रॉन कहते हैं। जीन के आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन। जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन कहते हैं। जीव द्रव के कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना? तो 19:81 होता है।
जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक अनुपात कितना होता है? तो 19:81। 19:81 होता है जीव द्रव में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक का। नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है कॉपर के कारण। कह कि किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है, सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। पोरीफेरा, पोरीफेरा हो गया। पोरीफेरा के बाद सिलेंटेट्रा, फिर प्लेटी एलिमेंट है, इसके एलिमेंट है, फिर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, कॉर्डेटा। याद रखना, पोरीफेरा, सिलेंटेट्रा, प्लेटी हेलमिंथिस, एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, कॉर्डेटा। ये याद रखना 8वां संघ होता है। तो सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। पोरीफेरा। कह मेढक निम्नलिखित में किस वर्ग का प्राणी? तो एम्फीबिया वर्ग का है। मेढक है जो एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है। कह निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन का छिड़काव बृहत आकार के फल तथा फूलों के उत्पादन में किया जाता है? तो जिबरेलिंस। किसका प्रयोग किया जाता है? तो किस पादप हार्मोन के छिड़काव बृहत आकार के फल तथा फूलों के उत्पादन में किया जाता है? तो जिबरेलिंस का किया जाता है। पादप हार्मोन का छिड़काव बृहत आकार के फल तथा फूलों के उत्पादन में किया जाता है जिबरेलिस में। बृहत आकार के फल तथा फूलों के उत्पादन किया जाता है जिबरेलिंस का किया जाता है। मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग का प्राणी? तो एम्फीबिया वर्ग का। पौधे में प्रकाश संश्लेषण संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा कथन? प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूरज का प्रकाश, इनमें से सभी हो जाए। प्रकाश संश्लेषण भी चाहिए और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, पानी भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूरज के प्रकाश भी चाहिए। इसमें प्रकाश की दर लाल रंग में सबसे अधिक होता है, बैगनी में सबसे कम होगा। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होगा, प्रकाश संश्लेषण सबसे कम बैगनी कलर में होगा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, पानी भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूरज के प्रकाश भी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का अपचयन ऑक्सीजन बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। इनमें से सभी हो जाए। करक निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो दाब एक अदिश राशि, दान इस कार्य का ml² T−2 होता है। विस्थापन क्या होता है? धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य होता है। समतल कोण का 8 रेडियन होता है। 1 2 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1 2 3 हो जाएगा। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या हिस्सा होता है? तो ऋणात्मक होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होते हैं। भू अस्थायी उपग्रह के समय कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती, तो ये सही है। सही है। पूर्व से पश्चिम की ओर भू अस्थायी उपग्रह परिक्रमा करती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। इनका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, ये भी सही है। भू अस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होते हैं। पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में क्या करती है? परिक्रमा करती है भू अस्थायी ग्रह। और इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर, ये गलत है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से चलते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी के तल पर लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर परिक्रमा करती है। ये भी सही, 36,000 किलोमीटर के ऊपर गति करती है। तो इसका रॉन्ग आंसर है ऑप्शन सी हो जाए। कर कौन से कथन सत्य है? तो सत्य कथन इसमें कौन है? तो एक विद्युत धारा है जो दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है। इसका खोज एल्वांड्रो वोल्टा ने किया था। एल्वांड्रो वोल्टा ने किया था, ठीक है ना। और मेरी अपकेंद्रीय एम्पियर, मेरी ने अपकेंद्रीय समझ में नहीं आया कुछ। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कितना होता है? तो m बराबर कितना होता है? 1+d/f। इम्पॉर्टेंट है। m बराबर क्या होता है? 1+d/f होता है। m बराबर क्या होता है? 1+d/f। m बराबर क्या होता है? तो 1+d/f होता है। इंटरफेरोमीटर, ये समतल ध्रुवीकृत होता है। इंटरफेरोमीटर क्या होती है? तो समतल ध्रुवीकृत होती है इंटरफेरोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या कहते हैं? तो विद्युत विभवांतर को मापती है पोटेंशियोमीटर।
और कैलोरीमीटर विशिष्ट ऊष्मा को मापती है। कैलोरीमीटर विशिष्ट ऊष्मा को मापती है। कैलोरीमीटर विशिष्ट ऊष्मा की। रूलर लंबाई को मापती है। तो यंत्र ये सब। पहला नंबर इंटरफेरोमीटर समतल ध्रुवीकृत को मापती है। समतल ध्रुवीकृत को मापती है इंटरफेरोमीटर। पोटेंशियोमीटर विद्युत विभवांतर को मापती है। पोटेंशियोमीटर विद्युत विभवांतर। कैलोरीमीटर किसको मापती है? तो विशिष्ट ऊष्मा को। कैलोरीमीटर विशिष्ट ऊष्मा को। रूलर लंबाई को मापती है। रूलर लंबाई को मापती है। रूलर कह रहा है कि रूलर किसको नापती है? लंबाई को। फिर इंटरफेरोमीटर जो समतल ध्रुवीकृत प्रकाश की घूर्णन को मापती है। समतल ध्रुवीकृत प्रकाश की घूर्णन को मापती है। पोटेंशियोमीटर विद्युत विभवांतर को मापती है। पोटेंशियोमीटर। कैलोरीमीटर है जो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता को मापती है। कैलोरीमीटर। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों का प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है? परावर्तन के नियम है। और इसी के साथ ये सब मैथ है आगे। कह रहा है कि वर्ष 2001 में लता मंगेशकर का निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीते थे? तो लता मंगेशकर को मिला था 2001 में भारत रत्न मिला था, ठीक है ना। 1999 में पद्म विभूषण मिला था। 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में मिला था। कह कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के समान प्रावधान और रिट अधिकार था? तो 226 है जो 32 और 226। ये 226 हाईकोर्ट जारी करती है और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करती है रिट। कह रहा है कि 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन कौन किए थे? तो स्वामी सहजानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद के द्वारा। 1867 में मुंबई प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडु ने। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। नील दर्पण नाटक लिखा है कौन? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण। कह रहा कि कौन से क्षार यथा के सही क्रम? तो पहले कौन हो जाएगा? OH तो सब में तो क्षार OH वाला क्षार होता है। पहले सीजियम है, फिर पोटेशियम है, फिर सोडियम लिथियम। सीजियम पोटेशियम सोडियम लिथियम। सीजियम पोटेशियम सोडियम लिथियम याद रखना है। सबसे ज़्यादा सीजियम का होता है क्षारीय यथा, सीजियम OH का, फिर बाद में पोटेशियम का होता है, फिर बाद में सोडियम का होता है, फिर बाद में लिथियम का होता है। अब इसी के साथ सेवा यहीं पे समाप्त करो।